5 साल की एक लड़की जिसका नाम पीहू होता है। पीहू रोते हुए बिलखते हुए अपनी नानी से कहती है कि नानी, मुझे अपनी माँ से बात करनी है। कई दिनों से ना मम्मी से बातचीत हुई है, ना ही मम्मी को तुमने दिखाया है। जब नानी ये बात सुनती है तो नानी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार मैं इससे क्या बोलूं। तभी वो कहती है कि जो तुम्हारी मम्मी है वो चली गई है जहाँ तुम्हारे पापा काम करते थे, यानी कि वो लंदन चली गई है। अब वो लंदन में है। अगर तुम्हें लंदन जाना है तो उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा। इस तरह से जैसे बच्चों को समझाते हैं वैसे ही समझाने की कोशिश करती है। लेकिन वो बच्ची नहीं थी। वो कहती है कि मेरे पापा तो ड्रम के अंदर है, मेरे पापा लंदन में तो है ही नहीं, तो मेरी मम्मी वहाँ पर अकेले क्या कर रही है। जैसे ही नानी ने ये बात सुनी, नानी की आंखें भर आती है। नानी रोने लगती है और रोते रोते अपने पीहू से कहती है कि बेटा, अब तुम्हारे पापा भले ही ड्रम के अंदर चले गए हैं, लेकिन ड्रम में वो सीधा भगवान के पास चले गए हैं। वहाँ से वो लौट कर अब आ नहीं सकते हैं और तुम्हें अपनी मम्मी के पास जाना है तो इसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। दरअसल पीहू को तो नानी ने समझा दिया, बुझा दिया और उसे कोई ना कोई बहाने से वो पीहू को शांत कर देती है। लेकिन सच ये है कि जो उस पीहू की माँ है वो मेरठ की जेल के अंदर बंद है। और हद तो तब हो जाती है जब वो जेल में जाती है। जाने के बाद कहती है, जेलर साहब, मुझे और मेरे प्रेमी यानी कि साहिल शुक्ला को हमें एक ही बैरक में रख दो। हम एक ही साथ में ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और एक ही साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन ये सब मुमकिन नहीं हो पाता। कानून कहता है कि महिलाओं की जेल अलग होती है, पुरुषों का जेल अलग होता है और इन्हें दोनों को एक साथ हम नहीं रख सकते। इसलिए इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती है और ना ही कभी हो पाएगी। अब उन्हें पूरी ज़िंदगी अकेले ही रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी की। दरअसल एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रमोद रस्तोगी होता है, जो कि ज्वेलर्स का काम करता है, और उनकी पत्नी होती है जिसका नाम कविता रस्तोगी होता है। 18 मार्च 2025 को वो अपनी बेटी जिसका नाम है मुस्कान रस्तोगी उर्फ शोभी, उम्र जिसकी लगभग 27 साल के आसपास होती है, उस लड़की के हाथ पकड़कर थाने पहुंच जाते हैं और थाने जाने के बाद कहते हैं कि इस लड़की ने मेरे दामाद को मार दिया है और उसे बहुत बुरी तरीके से भयानक रूप से मारा है। आप इसको जितनी जल्दी हो सके जेल में बंद कर दें, इसको फांसी दे दें, फांसी चढ़वा दें। हम अपनी इस बेटी को कभी अब देखना नहीं चाहते, इसका मुंह देखना नहीं चाहते। पुलिस वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य होता है। दरअसल ब्रह्मपुरी थाना के जो एसएचओ होते हैं रमाकांत पचौरी, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद ये भारत के पहले ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी ही बेटी को फांसी चढ़ते देखना चाहते हैं। ये पहले ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के थाना लेके आए हैं। इसी बीच में उन्होंने उस लड़की से जब बातचीत करने की कोशिश की तो लड़की यानी कि मुस्कान रस्तोगी साफ साफ कहती है कि ये मेरी माँ कतई नहीं हो सकती, ये मेरी माँ है ही नहीं। जब ये बात कही जाती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? उसने कहा कि ये मेरी सगी माँ है ही नहीं। अब इसके बारे में कविता से जब पूछा जाता है कि क्या ये तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, तभी कविता कहती है कि जो मेरी बहन है जिसका नाम जूली है, अक्सर इसका जो वक्त है ये उस जूली के साथ ही बीता है, उसके साथ ही गुजरा है, उसी के साथ वो रहती थी, इसलिए ये अपनी माँ जैसी ही उसको समझती है और उसे ही अपनी माँ मानती है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब से वो गई है तब से इसका दिल और दिमाग पर बुरी तरीके से सदमा पड़ा हुआ है, इसलिए इसने शायद मुझे कभी अपनी सगी माँ के रूप में माना ही नहीं, लेकिन मैं ही इसकी सगी माँ हूँ। पुलिस वालों को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसा रिश्ता है, सगी माँ और बेटी है, इसके बावजूद भी ये बातचीत ऐसे कर रहे हैं जैसे एक दूसरे के सगे है ही नहीं। इस बात की चर्चा फिर मीडिया में बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाती है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस लड़की को और जो इसके प्रेमी होता है साहिल शुक्ला, इसको जेल भेज दिया जाता है। दरअसल इनको नशे की लत लगी हुई थी, बिना नशे के ये रह नहीं सकते थे। जेल में जाने के बाद इन्होंने 2 ही चीज़ों की डिमांड की। इन्होंने कहा कि साहब, एक तो हमें एक साथ एक ही बैरक में रख दीजिए, हम दोनों साथ साथ रहना चाहते हैं, साथ साथ जीना चाहते हैं, साथ साथ ही मरना चाहते हैं, और दूसरा ये कि हमें कुछ नशे की व्यवस्था करवा दीजिए। ऐसी बात सुनने के बाद कोई भी हंस पड़ेगा
क्योंकि ये जो भी मांग की गई थी ये कभी भी उनकी पूरी नहीं हो सकती थी। ना तो वो जेल में नशा दिया जाता है और ना ही महिला और पुरुष को जेल में एक साथ रखा जाता है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की एक निवासी होती है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी उर्फ शोभी होता है। साल 2016 में पास ही के इंदिरा नगर के रहने वाले एक लड़के जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है उससे प्यार हो जाता है। प्यार भी कुछ इस कदर हो जाता है कि ये लड़की और लड़का दोनों भाग जाते हैं। लगभग 10 दिन तक दिल्ली में रहते हैं। इधर लड़के और लड़की वाले दोनों ही अपने बच्चे को लगभग तलाश कर रहे थे। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस आखिरकार 10 दिनों के बाद इन्हें ढूंढकर निकाल के ले आती है। इन्होंने जिद कर ली थी कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे वरना नहीं करेंगे। फिर इनके आगे इनकी जो फैमिली होती है उन्हें झुकना पड़ता है और इन दोनों की साल 2016 में शादी हो जाती है। इसी बीच में शादी के कुछ वक्त बाद लड़का लंदन चला जाता है, लेकिन लंदन में कुछ दिन रहने के बाद जब लड़की इस लड़के के बिना नहीं रह पाती है तो लड़का अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़कर लंदन से वापस आ जाता है। फिर दिल्ली रोड पे एक प्लाईवुड की दुकान में काम करता है और अपनी पत्नी के साथ जिंदगी जी रहा होता है। साल 2019 में इनको एक बेटी भी होती है। इसी बीच में जो ये मुस्कान होती है, मुस्कान को अपने ही एक सहपाठी यानी कि अपने ही एक क्लासमेट से मुलाकात होती है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है। धीरे धीरे उनके बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती है और दूसरी तरफ अपने ही पति सौरभ से उसकी दूरियां बढ़ने लगती है। फिर इस तरह से वक्त गुजरने लगता है। फिर साल 2023 में एक ऐसा मौका आता है कि सौरभ राजपूत जो मुस्कान का पति होता है उसकी एक बेकरी में नौकरी लग जाती है लंदन में। वो वापस से लंदन चला जाता है 2 साल के लिए, लेकिन जब लौटकर वापस आता है 24 फरवरी 2025 को तो पता चलता है कि इसी बीच में जो ये मुस्कान रस्तोगी होती है उसकी साहिल शुक्ला से बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है कि इन दोनों ने फैसला कर लिया था कि अब सौरभ शुक्ला को रास्ते से हटाना पड़ेगा, उसको मारना ही पड़ेगा। और 3 मार्च 2025 की वो रात आती है। उसे नशीली पदार्थ खिलाने के बाद उसका न केवल कत्ल करते हैं बल्कि उसके शरीर के टुकड़े करने के बाद उसको एक ड्रम में सीमेंट के साथ पैक भी कर देते हैं। दरअसल हम साहिल शुक्ला के बारे में अगर बात करें तो साहिल शुक्ला के जो पिता हैं जिसका नाम है नीरज शुक्ला, 18 साल पहले उनके पत्नी की मौत हो गई थी और पत्नी की मौत होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद वो नोएडा में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। उनके 4 बच्चे होते हैं। पहला बेटे का बात करें तो उसका नाम आशीष शुक्ला होता है जो कि लंदन में रह के ही नौकरी करता है। दूसरे नंबर पे जो बेटा है उसका नाम दिव्यांशु शुक्ला होता है जो कि प्रतापपुर की मेरठ फैक्ट्री के अंदर काम करता है। बहन जिसका नाम समीक्षा शुक्ला है वो नोएडा में रहकर प्राइवेट नौकरी करती है। और चौथा नंबर का जो बेटा है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, साहिल शुक्ला ब्रह्मपुरी के पास से ही एक गौरीपुर जगह लगती है, वहाँ एक मकान था जो कि इसके पिता नीरज शुक्ला का ही होता है जो कि 20 साल पहले खरीदा गया था। इसी मकान में इसका सबसे छोटा बेटा साहिल शुक्ला रहता है। जब पुलिस इस घर में जाती है तो वहां जाकर देखती है कि कुछ अजीब तरह की आकृतियां बनी हुई है दीवारों पर। अजीब तरह के चित्र बने हुए हैं, शैतान की पेंटिंग बनी हुई है और खून टपकते हुए इस तरह की पेंटिंग्स है जिसे देखकर कोई भी इंसान डर जाए। कमरे में डरावनी तस्वीरें जगह जगह पर बनी हुई हैं। साथ ही दीवारों पर 5 बार 6 लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता। फिर दीवार पर 2 हाथ बने हुए हैं, एक हाथ में सिगरेट है, दूसरे हाथ से भी सिगरेट मांगी जा रही है। पैरों के चित्र बने हुए हैं, अजीब अजीब तरीके की आकृति बनी हुई है। घर में एक बिल्ली भी है जो अजीब तरह की आवाज़ निकालती है जिससे अड़ोसी पड़ोसी जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब इनके बारे में जो पुलिस ने जांच पड़ताल करने की शुरू की तो पता चलता है कि साहिल की जो माँ है उसकी 18 साल पहले मौत हो जाती है। उधर जो मुस्कान है उसकी भी जो मौसी है उसकी भी मौत पहले हो चुकी थी जिसको वो अपनी सगी माँ मानती थी। दोनों ही अपनी अपनी माँ से बात करना चाहते थे जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। स्नैपचैट पे भी तमाम तरह की फेक आईडी पर बात कर रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि वो अपनी ही माँ से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो वो एक कत्ल करते हैं तो कत्ल करने के बाद जो जांच पड़ताल में बात सामने आती है वो बड़ी चौंकाने वाली थी। इन्होंने इस मर्डर को कत्ल का नाम नहीं दिया था बल्कि इन्होंने इस्तेमाल किया था वध शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने वध किया है, कत्ल नहीं किया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन्हें तंत्र मंत्र वगैरह के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी थी।
ये दोनों 3 मार्च 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास कत्ल करते हैं। फिर कत्ल करने के बाद सर को अलग करते हैं, हाथों को काट के अलग करते हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसको ले जाने के बाद ये शायद पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने का एक ही मकसद था कि इनको अपनी अपनी मरी हुई माँ से बातचीत करना था। एक पुलिस की पूछताछ में जो कविता रस्तोगी है, मुस्कान की असल माँ, वो बताती है कि इसने लगभग यानी कि मुस्कान ने लगभग 8 महीना पहले एक बात पूछी थी। वो थी कर्ण पिशाचनी तंत्र साधना के बारे में। जैसे ही कविता ये बात सुनी तो वो एकदम से शॉक हो जाती है। वो कहती है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि जब इसके बारे में तुम्हारे नाना जी ने बात शुरू की थी तो उनको हार्ट अटैक आ गया था। क्या अब तुम भी पूरे परिवार को खतरे में डालना चाहती हो? यहाँ से ये बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। और जब ये साहिल शुक्ला से संपर्क में आती है तो ये दोनों तंत्र वंत्र को लेकर कुछ ना कुछ तो प्लानिंग जरूर कर रहे थे। और यही कारण है कि नवंबर 2024 से ही सौरभ के कत्ल की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी गई थी। इसके लिए सारी चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी गई थी, जैसे ब्लीचिंग पाउडर को खरीदा गया ऑनलाइन, किस तरीके से चाकू खरीदते हैं, किस तरीके से एक ड्रम खरीदते हैं, फिर नशीली दवाइयाँ का इंतज़ाम किया जाता है और फिर जब सब सामान जुटा लिया जाता है तो आखिरकार इन्होंने कत्ल कर दिया। फिर यहाँ से चुपचाप ये निकल जाते हैं शिमला, मनाली, कसोल सैर करने के लिए। ऐसे घूम रहे थे जैसे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। वहाँ रहकर होली का पर्व भी मनाते हैं, वहाँ रहकर वो खूब डांस भी करते हैं। इनकी जो गाने पे डांस करने की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके से वायरल हो रही है कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि इन्होंने इतनी भयानक रूप से एक कत्ल को अंजाम दिया है। उन्हें ना किसी पुलिस का खौफ था, ना किसी चीज का खौफ था। उन्हें लग रहा था कि वो पूरे दुनिया को अपनी मुट्ठी में काबू कर रखा है। ये शारदा रोड पर सिंगल बर्तन स्टोर पे जाते हैं। बड़ी आराम से, इत्मीनान से वहां जाने के बाद जो इसका मालिक होता है अंकित गुप्ता, उससे कहते हैं कि चाकू दे दीजिए, चाकू खरीदना है। उनसे पूछा गया कि क्या करोगे इतने बड़े चाकू का, तो इन्होंने कहा कि मुर्गा काटना है। लेकिन इन्हें मुर्गा नहीं, एक इंसान को काटना था। यही नहीं, ये जली कोठी पे जाते हैं। सैफुद्दीन जो एक ड्रम वगैरह बेचता है उसके पास जाते हैं और जाकर ड्रम मांगते हैं। जो उसका लड़का फरमान होता है 1200 रुपये में ड्रम का सौदा कर लेता है और आराम से उस ड्रम को घर पर लेके आके रख देते हैं। यही नहीं, खैर नगर में एक उषा मेडिकल स्टोर है, यहाँ से ये नशीली दवाइयाँ भी खरीदते हैं, क्योंकि जब कत्ल किया गया था तो कत्ल से पहले उस लड़के को पहली बारी में 25 फरवरी की रात को खाने में एक नशीली पदार्थ मिलाकर दिया गया था। लेकिन उसने 25 तारीख को तो वो खाना नहीं खाया, लेकिन 3 मार्च को जब अपनी माँ के घर से कोफ्ता बनवा के लेके आया था सौरभ, तो कोफ्ते में उसकी बीवी मुस्कान ने धोखाधड़ी से नशीले पदार्थ मिला दिया और वो नशीले पदार्थ को खाने के साथ वो खा जाता है। फिर उसकी मौत कर दी जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों शिवा ट्रैवलर्स की एक टैक्सी लेते हैं। ड्राइवर का नाम अजब सिंह होता है। ये लगभग 13 दिन तक मेरठ में मनाली और शिमला, कसौली इस जगह पर घूम रहे थे और इस घूमने के दौरान इन्होंने जन्मदिन के लिए केक भी मंगाया था और उसको भी काटा था। और इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने ड्राइवर को 54,000 रुपये भी दिए थे। दरअसल इतने सारे जो मैंने नाम लिए हैं इन सब से पूछताछ की गई है। चार्जशीट बनवाते वक्त ये सब लिखा गया है, इनको मेंशन किया गया है। जो मेरठ के एसएसपी हैं विपिन तारा, उन्होंने जिला जज को एक पत्र लिखा है और पत्र में ये लिखा है कि हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाना चाहते हैं ताकि कम से कम समय में ये मामला का जो हल है वो निकाला जा सके और आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा हम दिला सकें। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।